हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मास फ्लो या बल्क फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो मास फ्लो या बल्क फ्लो को आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि जब ज़्यादा अमाउंट में या बल्क अमाउंट में कोई मूवमेंट हो जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में। और ये क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है दोनों जगहों पे, तो उसकी वजह से हो जाता है। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज करो ये एक कोई पाइप है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो क्या होगा कि हमारा मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा। ये होता है एक मास फ्लो या बल्क में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब जो मास फ्लो या बल्क फ्लो का मूवमेंट हो रहा है ये कैसे अचीव होगा या कैसे होता? तो बेसिकली दो चीज़ों से होता है। एक होता है यहाँ पे कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई होगा, और एक चीज़ होता है कि या तो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इनका दोनों का एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जैसे गार्डन हॉस है जिससे हम पानी डालते हैं अपने पौधों में, वो कैसे हम ऊपर से पानी गिरता है तो वो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। ठीक है, जबकि जो सक्शन, अगर आप सक्शन के थ्रू या स्ट्रॉ के थ्रू सक्शन करके कोई चीज़ ड्रिंक करते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब हमारे प्लांट ना पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। तो कोई भी वाटर हो चाहे मिनरल हो, दोनों है ना, मैंने लिख दिया है, वाटर और मिनरल दोनों एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर से, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू। अब रूट हेयर से रूट में पानी आ गया तो रूट हेयर के बाद रूट जाइलम तक कैसे इसका मूवमेंट होगा, इसके लिए दो पाथवे होती हैं। एक पाथवे है एपोप्लास्ट, एक पाथवे सिम्प्लास्ट, और इनमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं। तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारा एपोप्लास्ट होता है, वो एपोप्लास्ट बेसिकली एक तरीके से हमारे सेल के अंदर नहीं जाता, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से या इंटरसेलुलर स्पेस के बीच से ये मूव करता चला जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा जो सिम्प्लास्ट है वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है, थ्रू द सेल जाता है, जैसे साइटोप्लाज्मिक के थ्रू हो जाएगा या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाएगा। क्योंकि एपोप्लास्ट हमारे सेल मेम्ब्रेन में एंटर नहीं करता तो इसको हम एक नॉन लिविंग मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जबकि सिम्प्लास्ट हमारा लिविंग मूवमेंट होता है वाटर का। एक और पॉइंट है कि जो सिम्प्लास्ट है वो रिलेटिवली, क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट हो रहा है तो ये स्लोअर होता है, थोड़ा धीरे धीरे होता है, जबकि हमारा एपोप्लास्ट फास्टर होता है। एक पॉइंट और लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में डिस्कस है कि हम सिम्प्लास्ट एक एडेड होता है बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। ठीक है, कि हमारा साइटोप्लाज्म की फ्लो के थ्रू होता है, और इसको आप देख भी सकते हैं हाइड्रा के जो लीफ सेल वगैरह होते हैं उनमें। ठीक है, अब ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं और सीखते हैं इसे। तो सपोज करो रूट हेयर से पानी आ गया है, रूट हेयर के बाद अब एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में कैसे मूवमेंट होगा। तो सबसे पहले मैं अगर एपोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करूं तो मूवमेंट ऐसे होगा। देखो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा सेल वाल है। ठीक है, इनके बीच से ही वाटर मूवमेंट होता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसे मूव हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है हमारा, तो इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो ये यहाँ पे इसको सिम्प्लास्ट में मूवमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं इस साइड भी दिखा देता हूँ उसको, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता जाएगा, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से इंडोडर्मिस में इसको एंटर करना पड़ता है। ठीक है, जबकि अगर हम सिम्प्लास्ट मूवमेंट की बात करें तो हमारा सिम्प्लास्ट कैसे होगा, वो सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट करता जाएगा, तो ये ऐसे मूव करता चला जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे मूव करता चला जाएगा ये, और फाइनली ये सिम्प्लास्ट हमारे जाइलम तक पहुंच जाता है। अब एक बार जाइलम में पहुंच गया तो जाइलम से ऊपर की तरफ कंडक्शन हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं डायग्रामेटिकली और दिखाना चाहूँ कि कैसे मूवमेंट होगा, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। जो एपोप्लास्ट का कंडक्शन हो रहा है वो सपोज करो कि ये हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर में एब्जॉर्ब हुआ, मान लो ये रूट वाटर के मॉलिक्यूल रूट में आ गए, तो इनके साइड साइड से होते होते ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये दो सेल के स्पेस के थ्रू होते 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 ये जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ना हमारा ये इंडोडर्मिस है और इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा हुआ है, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसको फिर सेल के अंदर एंट्री करना पड़ता है और फिर ये जाइलम के पास पहुँच जाता है। ये एक तरीका हो गया। सिम्प्लास्ट में कैसा होगा, वो सेल के अंदर डायरेक्टली एंट्री करता है और वो सेल के थ्रू होते होते चला जाता है। ठीक है, और हमारा जाइलम तक पहुँच गया। तो ये दो मूवमेंट होते हैं। आपने देखा हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद इसका दो पाथवे से मूवमेंट हो रहा है जाइलम तक पहुँचने के लिए। तो जब हमारा पानी रूट हेयर से जाइलम तक पहुँचता है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और जाइलम के बाद जो कंडक्शन होगा, जो लीफ तक जाएगा उसे हम कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किससे हो रहा है और अल्टीमेट कंडक्शन ऑफ वाटर किससे हो रहा है। अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि फाइनली जाइलम तक किस पाथवे से पानी पहुंचा होगा, और वो आप देख रहे हो सिम्प्लास्ट से पहुंचा है। ठीक है,
अल्टीमेटली कंडक्शन ऑफ वाटर क्या होगा। तो अब देखो जाइलम के बाद, जाइलम कैसा टिश्यू है, जाइलम एक नॉन लिविंग डेड टिश्यू है, और इसमें जब अगर मूवमेंट होगा तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, ये एपोप्लास्ट होगा। ये कुछ एमसीक्यू भी इसमें कवर हो गए और आपका होल टॉपिक कवर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।